अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जाम लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे हम यही कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आए जाएँ, कुछ ऐसी बातें की जाएँ आप के साथ जिससे आपका भी वीकेंड अच्छा गुजरे और हमारा भी वीकेंड अच्छा गुजरे। तो आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, और वो मौजू है आदमी को ऑथेंटिक या फिर हकीकी क्यों होना चाहिए और ऑथेंटिक होने का मतलब क्या होता है। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में ना ये सवालात बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि हमें अक्सर ये फ़ील होता है कि हम अपनी असली ज़ात से दूर जा रहे हैं। और ऑथेंटिक होने का मतलब है कि आप वही दिखाएं जो आप हैं, बग़ैर किसी दिखावे या फिर मसनूईपन के। अपने आप को पहचानना और उसे मानना ही हकीकी इंसान होने का तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, मगर ऑथेंटिक होने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा। अब देखें कि ऑथेंटिक होने से आपकी जो ज़िंदगी है ना उसमें सच्चाई और सादगी आएगी। जब हम असली होते हैं तो हमें ख़ुद पर एतमाद होता है, हमारी खुशी मसनूई नहीं होती बल्कि हकीकी होती है। आप वही काम करते हैं जो आपको खुशी देते हैं और वही फ़ैसले करेंगे जो आपके दिल की आवाज़ होंगे। पाकिस्तानी मुआशरे में देखा जाए तो अक्सर हम दूसरों की खुशनुदी की खातिर ख़ुद को चेंज कर लेते हैं। एक आम मिसाल लें तो अगर देखा जाए कि कोई नौजवान डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर ख़ानदान का इतना प्रेशर था कि वो इंजीनियर बन गया, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकेगा? बिल्कुल नहीं गुजार सकेगा। वो हमेशा एक खला ज़रूर महसूस करेगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहा, अपनी हकीकत से दूर हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑथेंटिक ना होना बहुत से मसाइल को जन्म देता है। सबसे बड़ा मसला ये कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुकम्मल खुशी या मुकम्मल इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते हैं। आप हर वक्त एक नकली चेहरा पहनकर लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और ख़ुद अंदर से बेचैन और ख़ाली रहते हैं। और इसी पर माहिर नफ्सियात का भी कहना है कि जब हम अपने असल से दूर होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में नाकामी और अफसरदगी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा अपनी हकीकत को कबूल करें, वो कुछ भी हो सकती है। अपनी खूबियों को, अपनी ख़ामियों को पहचानें और एक हकीकी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जब तक आप ख़ुद अपनी खूबियों या फिर अपनी ख़ामियों को या अपनी हकीकत को कबूल नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मुआशरा भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस आपके अंदर से आनी चाहिए। आपको ख़ुद अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हम जैसे भी हैं हमें कबूल हैं। अब जैसे हम बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, आप उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत पतले हैं, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, बॉडी शेमिंग कर रहा है आपकी, यहाँ बहुत मोटे हैं, तो आप बहुत काले हैं, सांवले हैं, ये चीज़ें क्योंकि हमारे माशरे में पाई जाती हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग आपको जज भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने अपने आप को ख़ुद एक्सेप्ट करना है। आप जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं, बस ये डेफिनेशन होनी चाहिए आपकी, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत के मुतालिक आज बात कर लेते हैं सुबह सवेरे ही, क्योंकि अभी खाने का टाइम भी है, बल्कि नाश्ते का टाइम है। बहुत से लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खाने पीने की बात कर ली जाए। तो बहुत से ना ऐसे ट्रेंड्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, उन्हीं में से एक खाने पीने के हवाले से भी एक ट्रेंड ज़्यादा मशहूर होता जा रहा है, जिसको फॉलो करने के लिए ख़ुद को वेजिटेरियंस कहते हैं। और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, जो कि अपनी खुराक में किसी भी किस्म का गोश्त नहीं रखते हैं और ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ, दालें और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब गोश्त ना सिर्फ हमारी जिस्म की एक अहम ज़रूरत है, बल्कि हमें खाने में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और गोश्त की बनी हुई जो डिफरेंट डिशेस होती हैं हमारे घरों में पसंद की जाती है। लेकिन अब जो लोग गोश्त को खाना ही पसंद नहीं करते हैं, वो अपने जिस्म में मिनरल्स की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी आज जानेंगे कि ग्लूटेन फ्री फूड क्या होते हैं,
इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर महा इशफाक हैं जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर महा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर महा, सबसे पहले तो बताइए, जो वीगन डाइट पे चले जाते हैं लोग या फिर अपनी पूरा लाइफस्टाइल ही वेजिटेरियन और वीगन पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या क्या छोड़ देते हैं? गोश्त और गोश्त से बनी हुई हर चीज़ छोड़ दी जाती है क्या? अच्छा, जो वीगन डाइट है और जो वेजिटेरियन डाइट है ना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, दोनों डिफरेंट हैं? हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। अच्छा। जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, ठीक है, गोश्त नहीं खाते, लेकिन हो सकता है कि वो एग्स या मीट मिल्क कंज्यूम कर सकते हों। उसमें टाइप्स होती हैं कि वो या तो लेक्टो वेजिटेरियंस हैं या ओवो वेजिटेरियंस हैं। मतलब जो वेगन्स हैं ना, वो तो कम्प्लीटली एनिमल सोर्स से आने वाली कोई भी चीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वो अंडा भी नहीं खाएंगे नहीं। और वो दूध भी नहीं पिएंगे? गोश्त, दूध, अंडा कुछ भी नहीं। ओह, तो वो कम्प्लीटली वेगन्स होते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि मे बी वो एग कंज्यूम कर रहे हों या मे बी वो मिल्क कंज्यूम कर रहे हो या दोनों कंज्यूम कर रहे हो। मीट तो वो ऑब्वियसली अवॉइड कर रहे हैं। ओके। लेकिन जो वेगन डाइट पर होते हैं वो तो कम्प्लीटली एनिमल सोर्स से आने वाली हर किस्म की चीज़ को अवॉइड करते हैं, आइदर इट इज़ मिल्क, एग और मीट। अच्छा, ये वैसे ये डाइट आजकल बहुत ज़्यादा परसू की जा रही है। पहले कभी हम सुनते थे, और वो भी इंटरनेशनली फॉरम्स पे या बहुत सारी मूवीज़ में हम देखते थे कि अच्छा वी आर ऑन वीगन और ये हम लोग वेजिटेरियन हैं। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से लोग अब वीगन हो गए हैं, वेजिटेरियन हो गए हैं। तो इसकी वजह क्या है? कोई बीमारी की वजह से लोग वेजिटेरियन या वीगन डाइट के ऊपर जा रहे हैं, या बस ट्रेंड्स जो है ना उनको फॉलो किया जा रहा है? ये तो ट्रेंड ही फॉलो किया जा रहा है। अगर तो कोई रिलीजन बेस पे कर रहा है, किसी का रिलीजन अलाउ नहीं कर रहा, तो बात समझ में आती है। जैसे हम खा सकते हैं हलाल गोश्त, हाँ। जो भी, लेकिन अगर फिर भी बॉडी इमेज की वजह से साइकोलॉजिकली कुछ लोग सोचते हैं कि अगर गोश्त खाएंगे तो हम ओवरवेट हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे, मोटापे में चले जाएंगे, तो लोग इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर आप पोर्शन साइज कंट्रोल करके हर चीज़ खाएं, एतदाल में खाएं, तो आपको बिल्कुल भी वो हार्मफुल नहीं है। आप मीट एतदाल में खाएं, मिल्क खाएं, इसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम है कि अगर हम वीगन डाइट पे चले जाएं तो फिर उन डेफिशिएंसीज जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। क्या कैसी डेफिशिएंसी जो है वो हमारे जिस्म में आ सकती है? कौन कौन सी कमी का हम शिकार हो सकते हैं अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है या फिर हम वीगन डाइट ले रहे हैं बस? सबसे ज़्यादा तो पहली जो डेफिशिएंसी है ना वो विटामिन B12 की आती है, क्योंकि विटामिन B12 एक वाहिद विटामिन है जो हमें सिर्फ एनिमल सोर्स से मिलता है। ये हमें प्लांट सोर्स से नहीं मिल सकता। ओह, ओके। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है ना वो सबसे पहले सामने आती है, और उसकी वजह से जो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि टिंगलिंग जो है ना हाथों पैरों में फील होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि इसका कोई प्लांट सोर्स तो है नहीं, तो जो कम्प्लीटली वीगन डाइट पे चला गया तो वो किस तरह विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमें डेयरी एक बहुत अच्छा सोर्स है, मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी वीगन डाइट में आ सकती है वो है आयरन की, क्योंकि मीट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो अगर आप मीट बिल्कुल अवॉइड कर रहे हो तो प्लांट सोर्सेज इतना अच्छा सोर्स नहीं है आयरन का, तो उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा, अनीमिया बहुत ज़्यादा यंग फीमेल्स में भी, टीनेजर्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जा रहा है आजकल। तो फिर रिकमेंड या आइडियली किन को वीगन डाइट पे जाना चाहिए या फिर वेजिटेरियन हो जाना चाहिए? किन को कौन सी बीमारी हो, ऑलरेडी उसमें वो लैक कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तब उन्हें इस चीज़ पर जाना चाहिए? वैसे तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हम कहेंगे वीगन डाइट आप अडॉप्ट करें तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। सिर्फ अगर ये है कि आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हम मीट अवॉइड करें तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, तो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट से, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें तो ऐसा डाइट प्लान भी बना सकते हैं जिसमें वो इस चीज़ों को भी कॉर्पोरेट करें और साथ में आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी बीमारी में या वेट लॉस करने के लिए आपको वीगन डाइट पे जाना है। हाँ, लेकिन अगर आपको वैसे कोई रिलीजियस आपकी हैं रिस्ट्रिक्शंस, उस पर तो ठीक है, समझ में आती है बात, कोई बिलीफ है ऐसा, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, भी नहीं। मतलब हमें मीट की या फिर गोश्त की ज़रूरत होती है अपनी डाइट में, लाजमी है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, ज़रूरत है। लेकिन ये है कि हाँ, क्वांटिटी आपने देख लेनी है कि आप एक क्वांटिटी से बढ़कर उसको कंज्यूम ना करें, तो फिर तो ऑब्वियसली फिर वेट गेन। अच्छा, फिर जो वेजिटेरियंस होते हैं या वीगन डाइट करने वाले होते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि जो डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं या नॉर्मल एक पर्सन को भी कहते हैं, अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त कम से कम कर दें। तो अगर हम गोश्त को एक्सक्लूड भी कर रहे हैं अपनी डाइट में से तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम लोग बाकी चीज़ों से जो है वो सारी चीज़ें ले रहे हैं। जी,
लेकिन ये है कि गोश्त अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप आयरन डेफिशिएंट ना हो जाएं। अच्छा। और अगर आप उस तरफ जा रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है, तो फिर या तो आयरन फोर्टिफाइड फूड्स लें या फिर आप प्लांट बेस्ड ऐसे फूड्स ले सकते हैं जिसमें जैसे स्पिनिच है, बहुत अच्छा सोर्स है पालक आयरन का, वो कंज्यूम करें। विटामिन सी रिच फ्रूट्स कंज्यूम करें, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। या फिर एंड रिजल्ट यही है कि अगर आप सीवियर एनीमिक हैं और फिर भी गोश्त नहीं खाना चाहते तो फिर आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, आयरन सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें। फिर आप सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, फिर एट दी एंड यही ऑप्शन आपके पास बचता है। अच्छा, दूसरा वेजिटेरियंस जो हैं उनमें आपने कहा कि वो अंडा भी कोई ना कोई खा लेता है ख़ास तौर पर, और मिल्क का इंटेक भी कर लेता है जी। तो इसमें, और वीगन में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। वीगन में सिर्फ और सिर्फ फल या फिर सब्जियां, टोटली सब्जियां, दालें और इस तरह से, बस वो उन्होंने कोई भी ऐसी सोर्स को कंज्यूम नहीं करना जो एनिमल से आ रही है। एनिमल सोर्स से आने वाली किसी भी चीज़ को उन्होंने नहीं खाना, तो वो प्योरली वीगन डाइट पर होते हैं। अच्छा, वाकई इससे के वज़न कम होता है? वैसे वज़न अगर देखें, अगर वो कार्ब्स दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, एक तरफ वो गोश्त नहीं खा रहे हैं, चले मान लिया, लेकिन वो अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वेट गेन होगा, स्टिल होगा। बिकॉज हमारा भी माइंडसेट ये है ना कि अगर हम लोगों ने जाना है उसके ऊपर, डाइट के ऊपर जाना है या वेट लूज़ करना है, तो हम सब्जियां ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, सैलेड ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, फ्रूट्स के ऊपर ख़ास तौर पर आ जाते हैं और बाकी चीज़ों का कम कर देते हैं, कार्ब्स हो गए या गोश्त वगैरह हो गया। तो हम लोग ये चीज़ें नॉर्मली भी हम लोग ये करते हैं, हमारा माइंड मेकअप इस तरह का हुआ है जी। बस ऐसे ही है कि अगर आपने मीट कंज्यूम करना है, उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करें। बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना तो फिर यही है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की तरफ जाएं। जो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, जंक फूड है, कोलाज हैं, उनको कम से कम करें। क्योंकि अगर आप मीट को कंज्यूम नहीं कर रहे ये सोच के कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा, दूसरी तरफ आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बेकरी आइटम्स खा रहे हैं या कोई भी प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अगेन वेट गेन होगा, चाहे आपने मीट नहीं खाया। तो इसलिए अगर आप मीट छोड़ें तो साथ में आपको लाइफस्टाइल अपना बाकी भी ठीक करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है। हाँ, वेराइटी ऑफ फूड्स, हर फूड ग्रुप को अपनी डाइट में आपने इनकॉर्पोरेट करना है। एक हेल्दी डाइट प्लान तभी बनता है जब आप सारे फूड ग्रुप्स को अपने मतलब डेली बेसिस पर इंक्लूड करते हैं। अगर आप किसी एक फूड ग्रुप को निकाल देंगे तो उसमें कौन से मिनरल्स हैं, कौन से विटामिन्स हैं, वो आपकी डेली डाइट में से निकल जाएंगे, फिर उसकी कमी आना शुरू हो जाती है। फिर या सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। सप्लीमेंट्स इतना कोई अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है, अगर आपके पास नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप उन्हीं को कंज्यूम करें तो बेहतर है। सप्लीमेंट्स आप एंड पे रखें कि बहुत ज़्यादा आपके पास स्ट्रिक्ट, अगर आप कह रहे हैं डाइट पर थे और बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म आपने की है डाइटिंग और सीवियर आपके पास डेफिशिएंसीज आ गई हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। लेकिन कोशिश करें कि आप हर फूड ग्रुप को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते जाएं। इस तरह ये है कि आपको लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। डेफिशिएंसीज की वजह से फिर मसल वीकनेस, फटीग, सुस्ती ये आना शुरू हो जाती है, आप एक्टिव नहीं रह पाते। तो ये जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंट है उनको तो अपना ख्याल रखना चाहिए। उस पर हमने बात की है ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है, और दूसरा है कि वीगन डाइट और वेजिटेरियंस जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनमें क्या क्या कमी आ सकती है अगर वो गोश्त खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो इस पर हमने बात की है। हमारे साथ डॉक्टर महा मौजूद थी। थैंक यू सो मच महा फॉर कमिंग हियर। जनाब, सैटरडे है आज और आप लोगों को पता है कि सैटरडे को ख़ास तौर पर एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें हमने कॉर्पोरेट के हवाले से बात करनी होती है। तो पिछले कुछ सेगमेंट्स में हमने विद इन द कंपनी जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो किस तरह कंपनी को फ़ायदा दे रहे होते हैं। अगर उसमें न्यू हायरिंग्स होती हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको ऑप्ट करनी चाहिए, किस तरह वो एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें हमने सेल्स पर बात की, कस्टमर सर्विसेज पर बात की, HR पे बात की, हमने डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पर बात की है। अभी लास्ट वीक हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बात की है। तो आज एक और ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको कंपनी का कमाऊपूत कहा जाता है, हमने उसके ऊपर बात करनी है और वो है जनाब कॉर्पोरेट मार्केटिंग के हवाले से कि जनाब ये जो मार्केटिंग होती है ऐसी करते हैं कि जो कस्टमर्स होते हैं वो ख़ुद ही उन तक पहुंच जाते हैं और जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो दिखाया गया था ये तो वैसा है ही नहीं है। तो ये किस तरह स्ट्रेटजी बनाई जाती है, किस तरह लोगों को अपने तक लेकर आने के लिए क्या क्या जो कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा जो है वो मैकेनिज़्म जो है ये वो टेक्निक जो अपनाई जाती है, इस पर आज हमने बात करनी है। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, सेलिब्रिटी भी इनकी इंडोर्समेंट कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि
रिनाउंड पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो हम लोग तो उनको देखकर उनसे इन्फ्लुएंस होकर पहुंचते हैं, लेकिन हमें पता चलता है वहाँ पे जाके ये तो वो चीज़ है नहीं जिसको हम देख कर आए हैं। तो ये वाकई बिजनेस माइंडसेट होता है या कहीं ना कहीं लोगों को या क्लाइंट्स को धोखा भी दिया जा रहा होता है। तो आज हमने इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमें फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब आज हमने मार्केटिंग के हवाले से बात करनी है कि जो मार्केटिंग की जाती है ये धोखा है या फिर बिजनेस है। तो बड़ा मज़े का हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग वाकई में धोखा है या मैनिपुलेशन है या बिजनेस टेक्निक है? ये बड़ा ही क्रिटिकल सवाल है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर ही बेस करता है सारे का सारा बिजनेस। अच्छा, तो अगर मैं यूँ कहूँ कि मार्केटिंग और बिजनेस का धोखा और बिजनेस के मार्केटिंग के लिहाज से देखा जाए तो अगर तो जो इन्होंने मार्केट किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, आपको वही जाके प्रोडक्ट मिल रही है और उसी तरह की चीज़ मिल रही है, फिर तो वो बिजनेस है। फिर तो वो बिजनेस है, क्योंकि जो कहा वो बेचा तो बिजनेस उसको हम कहेंगे। लेकिन अगर आपको वो बेचा नहीं जा रहा जो कि कहा जा रहा है तो फिर वो धोखा है फॉर श्योर। और आपको, क्योंकि मार्केटिंग एक बड़ा डायनेमिक डिपार्टमेंट है, इसको सेल्स और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स ज़्यादा अहमियत हासिल हो जाती है समटाइम्स। उसकी वजह यह है कि जो मार्केटिंग के लोग हैं इनका ये कहा जाता है कि कस्टमर को घर से उठा के दुकान तक पहुंचाना इनका काम है, जो कि मुश्किल तरीन काम है। और उस पहुंचाने में 3-4 फैक्टर्स हैं जो जिसका ये ख्याल मतलब ये डिपार्टमेंट पूरा करता क्या है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं? एग्जैक्टली, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये पूरा वो करते हैं और फिर कस्टमर को वो मिलता है जो उसको चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये बिजनेस है, फिर ये धोखा नहीं है, फिर धोखा नहीं है। लेकिन अदरवाइज तो आप देखें ना, आपको अगर रास्ते में आते जाते हुए कभी ना कभी कोई फकीर मिलता है, कोई आपको बताता है कि तुम लोग होते हैं ना इस तरह के, तुम देखने बड़े परेशान लग रहे हो, तुम्हारे माथे की लाइनें उतारी हैं, तुम ठीक नहीं हो, वो आप निकाल के उसको 100 रुपए दे देते हैं। तो कर तो वो भी बिजनेस रहा है, लेकिन वो धोखा है। तो इट इज़ द सेम एट कॉर्पोरेट लेवल। अगर आप लोगों को वो नहीं देते जो उनसे वादा करते हैं, तो क्यों इसकी हम क्यों कहते हैं कि ये बुनियाद है पूरे बिजनेस की। और सेल्स तक का डिपार्टमेंट जो है वो भी इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो उसके बाद इंटरनल लेवल पे आ जाते हैं ना, एडमिन वगैरह, वो तो बिजनेस होगा तो साथ उनका काम चलेगा। लेकिन ये बुनियाद इसलिए है कि आप देखें, इनका काम है सबसे पहले ये तैयार करना, डिसाइड करना कि बिजनेस की नेचर क्या है। सही। क्या ये नीश का बिजनेस है या नीड का बिजनेस है? अच्छा, यानी नीड का बिजनेस है, जैसे कि दाल रोटी चावल का बिजनेस आप करते हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल वगैरह हैं जो रेगुलरली आपको यूज करना पड़ता है। जो नीश है वो ऐसी चीज है जो कि बहुत महंगी आपको मिलती है और एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मिल रही है। आप एक ऐसी दुकान खोलते हैं, कपड़े का एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर लेते हैं जिसकी के मिनिमम प्राइस इस वक्त अगर रखी जाए, हम कहें जी 1 लाख रुपए की मिनिमम होगी, तो ज़ाहिर एक आम आदमी नहीं जाएगा वहां पर। तो आपने एक खास बिजनेस की टाइप तय कर ली कि ये प्रोडक्ट होगी, सही, और हम टारगेट कस्टमर टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमारा टारगेट कस्टमर ये है। तो ये डिसाइड करना कि बिजनेस नीड का होगा या नीश का होगा, हमारी टारगेट मार्केट क्या है, हमें प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, दुकान किस जगह पे, ये भी मार्केटिंग का वो डिपार्टमेंट है। ये पूरा सर्वे करना, इसको तलाश करना, बाकी कंट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड यही करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है फूड का, आपको मजे की बात बताता हूँ, फूड का ब्रांड है, और वो हमेशा अपनी आउटलेट जब खोलते हैं तो ये नहीं देखते कि यहाँ पे लोग खाना ज़्यादा खाते हैं या नहीं, या रुझान क्या है। वो ये देखते हैं, एक काउंटर लगा देते हैं एक जगह पर, देखते हैं कि यहाँ से कितने लोग एक दिन में गुजरते हैं। अच्छा, सिर्फ जहाँ से ज़्यादा लोग गुजरते हैं वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि हमें आउटलेट खोलनी है। सो ये सारा कुछ जो है कि कहाँ पे करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, कस्टमर कौन सा है, टारगेट मार्केट कौन सी है, प्राइसिंग का लेवल क्या होना चाहिए, कि क्या हमें उस जगह पर लगाया है जहाँ पे लोगों की जेब में पैसे हैं, तो हम वहाँ पे 100 रुपये वाली चीज़ नहीं रख सकते। वो उसको घटिया ट्रीट करके फेंक देंगे। exactly. तो वही चीज़ हाई एंड जो होगा वही रखेंगे। एग्जैक्टली। तो कई दफ़ा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक छोटी मार्केट में जाते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ आपको 10 रुपये मिलती है, वही चीज़ आपको 1000 में भी मिल रही है, बिकॉज मार्केट चेंज हो गई और वहाँ की परसेप्शन के मुताबिक उन्होंने रेट डिसाइड किया। सो ये सारे फैक्टर्स ख्याल रखना और इसके मुताबिक एग्जीक्यूट करना, इसको ये सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब इसलिए इनको कमाऊ पूत कहा जाता है। जी है ही कमाऊ पूत। अच्छा, अगर देखें हर वक्त हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है ना, वो मार्केटिंग और सेल्स की होती है। ये ऐसे जुड़े हुए वो रेल की पटरियां हैं। हमें तो ये लगता है कि शायद सेल्स जो है वो कमाऊ पूत है, वो पैसे लेके आता होगा। एग्जैक्टली,
इवन यहाँ तक भी मार्केट रिसर्च की जाती है, मार्केटिंग का जो काम है यहाँ तक रिसर्च की जाती है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि FMCG जिसको कहते हैं फास्ट मूविंग की, तो वो कहाँ पे रखी जाएगी जो आई हाइट पे आए और किस शेल्फ में प्लेस की जानी है। अच्छा, आई हाइट पे कौन सी होगी, नीचे कौन सी होगी, और कस्टमर बिहेवियर क्या नीचे देखना पहले होता है या ऊपर देखना पहले होता है। तो कहाँ पर प्रोडक्ट होगी जो पहली नजर आए और वो कस्टमर पिक कर ले, और कौन सी है वो जो सेकंड थर्ड लेवल पे रखी जाती है। तो ये सारे का सारा सर्वे करना इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। मार्केटिंग मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, आपको याद होगा काफी पहले एक पैकेज लॉन्च किया था टेलीकॉम ने, जो कि सिर्फ खवातीन के लिए था। अच्छा। उसमें सिम लेने के साथ आपको चूड़ियाँ भी मिलती थी, मेहंदी वगैरह भी मिलती थी। अच्छा। और वो रखा ही ये इस तरह का नाम गया था कि खवातीन को अट्रैक्ट किया जाए, एडवर्टाइज किया गया इस तरह से करके कि जी खवातीन चूंकि सुबह बहुत काम करते हैं, दिन के वक्त वर्किंग लेडीज़ हैं, दोपहर में वो थोड़ा फ्री होती हैं 3 से 6 के करीब, जब हस्बैंड को ज़रा लेट आना होता है, बच्चों से फ्री हो जाते हैं, लेटना होता है, तो उस वक्त जी भर के बातें करें। हाँ। तो ये सारा किया गया, तो हम बड़ा हैरान हुए। आई वाज इन दैट टेलीकॉम। तो मैंने पूछा ये आपने किस तरह से टारगेट मार्केट क्या किया? उनका जी हमने असल में एनालिसिस किया था 24 आवर्स का, हमने नाइट पैकेज भी शुरू कर दिए, दिन के रेट्स भी शुरू कर दिए। 3 to 6 स्लॉट थी जिसमें कम नेटवर्क यूज़ हो रहा था। अच्छा। नेटवर्क यूजेज कम हो रही थी। फिर हमने देखा कि इस वक्त कौन सा तबका है जिसको हम हिट करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट बिकेगी। ठीक है। तो उन्होंने पूरी रिसर्च की, उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड इट वर्कड वेरी वेल। तो ये सारा रिसर्च करना, कस्टमर को आमादा करना कि वो ये सर्विसेज यूज करे, ये मार्केटिंग का ही उसमें मार्केटिंग का काम है। सेल्स अलबत्ता सेल्स का काम यह है कि जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है वो वहाँ से उठवाए, उसको बिकवाए और नहीं वहाँ पर रखे, नहीं वहाँ पर रखे। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाता है जी, सबलिमिनल मार्केटिंग किसे कहते हैं? ये क्या टर्मिनोलॉजी है और इसको क्या मतलब इसका क्या काम है? ये सबलिमिनल मार्केटिंग ऐसी है, मैंने इसलिए अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ एक फ्रेम आएगा जिसमें ये भी नजर आएगा हाँ कब सामने, उसके ऊपर लाहौर न्यूज़ लिखा हुआ है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ सो हम इसके मुतालिक कोई बात नहीं कर रहे, अपने इतने प्रोग्राम हमने किए, हमने ये बात नहीं की कि ये कप के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन एक फ्रेम है जिस पर मुसलसल इस पर नजर पड़ रही है व्यूअर की। हाँ जी। सो दैट क्लियरली शोज कि इसको हम मार्केट कर रहे हैं। ओके। हम बता नहीं रहे, किसी किस्म की बात नहीं कर रहे, ना आके आपके गेस्ट कह रहे हैं कि देखें जी हम यहाँ पर, ना आप बार बार अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन ये है एक अननोटिस्ड सी चीज जो कि इनफैक्ट नोटिस में है। अच्छा। और व्यूअर को भी पता नहीं चल रहा। अच्छा। इस पर एक रिसर्च हुई 1968 में, आई थिंक 68-67 में। एक ब्रांड था कोल्ड ड्रिंक का, उसने क्या किया कि एक फिल्म जब बनना शुरू हुई तो हर फ्रेम 24 फ्रेम्स होते हैं एक सेकंड में, उन्होंने कहा जी कि हर फ्रेम में ये लोगो हमारी कंपनी का लोगो स्क्रीन में कहीं ना कहीं पे नजर आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने टेस्ट किया फर्स्ट हाफ के लिए, 2 हाफ की फिल्म होती है, फर्स्ट हाफ में हर फ्रेम में किसी जगह पर उन्होंने प्लेस करवा दिया उसको, कभी देखने वालों को पर्दे की स्क्रीन पे नजर आया, कभी कहीं पे। जब लंच वो ब्रेक हुई दरमियान में, हाफ हुआ, उन्होंने देखा कि सिर्फ उसकी जो ब्रांड था उसकी सेल हो रही थी। जो लोग जा रहे थे जाके वो लेकर आ रहे थे, वही कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे थे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने इसका नतीजा देख लिया कि सबलिमिनल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आप कई दफ़ा कहते नहीं हैं, सिर्फ नज़र से गुजारते हैं। तो आप देखें कई मूवीज में, कई एड्स में सिर्फ दिखाया जा रहा होता है कि आप हीरो हीरोइन बातें कर रहे हैं, पीछे से बस गुजर रही है। तो दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सबलिमिनल, कि कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ आपको दूर से जाता हुआ नजर आ रहा है, वो आपकी फ्रेमिंग कर रहे हैं कि आपने इसको यूज करना है व्हेन यू गो नेक्स्ट। अच्छा, अब एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, सेंटेंस है जो बोला जाता है कि बदनाम जो होंगे तो भला नाम ना होगा। तो ये कहते हैं कि ये बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। आप देखें कई जगहों पर ऐसा, बल्कि आप देखें हमारे पास कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं इस वक्त नाम लेना पसंद बिल्कुल नहीं करूंगा, जो किसी ना किसी पाकिस्तानी खबरों में रहना पसंद करते हैं। उनका कभी अंग्रेजी गलत बोलते हैं, कभी अपना मजाक उड़वाते हैं, कभी किसी प्लेयर को किसी दूसरे स्पोर्ट का नाम देते हैं। दे वांट टू स्टे रेलेवेंट बाय ऑल मींस। अच्छा। कुछ ना कुछ किसी ना किसी मौजू पर चलते रहना चाहिए। ये भी मार्केटिंग है वैसे। जी, ये बड़ी इफेक्टिव है। आप देखें, एक होता है इसको कहते हैं हम टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड। टॉप ऑफ द माइंड आप तब बनते हैं जब बार बार हर जगह पर हर सूरत में आपका जिक्र हो रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। अब उसमें होता क्या है, एक दिन वो, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, रेलिवेंट है बड़ी। एक हमारे अगेन आई नो हिम पर्सनली, एक शायर हैं, कुछ अर्सा नहीं, काफ़ी पुरानी बात है, उन्होंने क्या किया, एक खबर चलवाई कि उनको हार्ट अटैक हो गया। खबर चल गई, अखबारों में पब्लिश हो गई, लोगों ने रब्ता करना शुरू किया, फ़ोन दूसरे के वाले ज़माना है उसका, तो पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, उनके बारे में अफवाह थी। तो 2 दिन उनकी खबर चलती रही, माइंड रहे सबके। एग्जैक्टली। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स। आप देखेंगे ऐसे, और बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत सी कंपनीज
अपनी कोई ना कोई वीडियो लीक करवाते हैं पहले, वो आप देखते हैं कि ये तो बहुत बुरे हैं, फिर उनका मार्केटिंग मैनेजर, कोई उनका हेड CEO आके कहता है कि हमारे खिलाफ से साजिश हो रही थी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो ये काम करते हैं। तो इनफैक्ट पहले उन्होंने अपना नाम बाकी कंपनी से ऊपर किया, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बताई कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम आके पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं, हमारे लोग देखिए कर रहे हैं। तो आपने दोनों को गौर से सुना, यू स्पेंट योर अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड बनना शुरू हो गया। सो ये वाली स्ट्रेटजीज इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। ये शायद इंटेलेक्चुअल्स को पसंद ना आए, बस संजीदा लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये चलती है, ये काम करती हैं। लेकिन एक और टेक्निक है, वो आप ही बता सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ जी। ये क्या टेक्निक है और ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है टॉप ऑफ द ब्रांड बनाने में? जी, इसमें मुनीबा आप देखें, चंद एक चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। अब मार्केटिंग वालों का काम क्या है? अवेयरनेस देना, लोगों को लेके आना, उसके ज़रिए वो मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च की, प्राइसिंग वगैरह हमने बात की है, एडवर्टीजमेंट दी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैस मीडिया, सब जगहों पर वो चीज़ें चली। आप देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि लेट्स से आपने कोई मोबाइल ख़रीदना है और आप ये 2 साल के बाद लेट्स से चेंज करते हैं, 6 महीने के बाद, तो यूजुअली क्या होता है, क्या आप उन तमाम एड्स को देखते हुए फैसला करते हैं, या ये करते हैं कि जो हमारा दोस्त आप 2 साल के बाद करते हैं, आप 6 महीने के बाद जो दोस्त चेंज करता है, और वो अक्सर चक्कर लगाता रहता है हफीज सेंटर में या कहीं पे कि प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आप उससे पूछेंगे यस। तो दिस इज वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज वाई कहा जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना इंप्रूव करें, इतना अच्छा करें। आपको याद होगा हमने नेट प्रोमोटर स्कोर की भी बात की थी कि लोग अब कंपनीज पूछती हैं कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट दूसरे को रिकमेंड करेंगी, तो ये इसीलिए पूछा जा रहा होता है ताकि आप टॉप वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा हो सके। तो दिस हैज अ लॉट ऑफ वेट। इसी की ही एक्सटेंशन एंडोर्समेंट हो सकती है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एक्सटेंशन है कह सकते हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इस कदर इफेक्टिव है कि इसको ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है। क्योंकि ये आपकी कह लें कि बाकी ऑडियंस को, सिर्फ टॉप टियर को नहीं, ये बाकी ग्रास रूट लेवल की ऑडियंस को भी ये जो है ना, ये कहते हैं कि एक कर रही होती है। एग्जैक्टली, एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, वो खुद आपकी मार्केटिंग टीम का हिस्सा है। बिल्कुल, वो 10 लोगों को लेके आता है। ट्रू, दैट्स ट्रू। अनसेटिस्फाइड 10 को खत्म करता है, खत्म करेगा, ये लेके आता है। तो इससे बड़ी टेक्निक क्या हो सकती है? अच्छा, दूसरा, ये मार्केटिंग टीम जो है बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाते हैं। हम देखते हैं कि अनाउंस किया जाता है, जी फलां हमारा एम्बेसडर बन गया, फलां हमारा एम्बेसडर बन गया। ये क्यों होता है और इसका कोई फायदा होता है कंपनी? बिल्कुल होता है। आप देखें इस वक्त टिकटॉक स्टार्स की वाह वाह हो रही है, फेमस हुए हुए हर किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। सबसे आप देखेंगे उनको बात करना नहीं आती, लेकिन चूंकि व्यूअर्स बहुत सारे हैं, उनके व्यूज वो एम्बेसडर बने हुए हैं, उनको बनाते हैं, तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। उनके सब लोग देखते हैं, इसीलिए आप देखें तो खास तौर पे व्यूज लिखे हुए होते हैं। 15-20 साल पहले व्यूज नहीं लिखे हुए होते थे, प्लेस वगैरह होते थे, लेकिन अब व्यूज लिखे हुए होते हैं। वो इसीलिए कि कितने लोगों ने देखा उस मार्केटिंग को, तो व्हाई नॉट, वो अगर सेलिब्रिटीज को लेके आ रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी इफेक्टिव थिंग। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें भी मार्केटिंग में आ जाती हैं। वाह जी वाह। तो ये मार्केटिंग मतलब एक पूरा कह लें कि खेल है, जिसमें कहीं आपको धोखा भी मिल रहा होता है, कहीं आपको बिजनेस भी मिल रहा होता है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लग रही है और वो जाके आपको मिली है, तो वो समझे कि आपको बिजनेस है, और अगर आपको जो अच्छी चीज़ लग रही है और वो जाके आपको बुरी लगी है, तो समझे कि वो जनाब धोखा दे रहे हैं आपको। तो इससे बचकर सोच समझ कर जो भी फैसला करना है आपने। तो इस पर हम फवाद साहब से बात कर रहे थे, और फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब कुछ अब बात कर लेते हैं स्किन के हवाले से, और किस तरह आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना होता है, अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है। तो क्योंकि ये गर्मियाँ और ख़ास तौर पर मानसून का मौसम चल रहा है, और इस मौसम में बहुत सारे लोग जो है ना स्किन इन्फेक्शन का भी शिकार होते हैं, और मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस का शिकार होते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ टाइप्स आ जाती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर आजकल जो मैं लोगों को कंप्लेन करते हुए देख रही हूँ कि बहुत से लोग स्किन इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, कि आपके नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस लग जाती है, स्किन फंगस का हो जाना, और फिर आपका पूरा नाखून ही उतारा जाता है, फिर आपकी हाथों की उंगलियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर आपकी स्किन रप्चर होना शुरू हो जाती है, आपके बालों में भी स्किन फंगस होना शुरू हो जाती है। तो ये
क्या वजह है इसकी और इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, ये इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और ये होता क्यों है, सबसे पहले इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानूर ताहिर हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मानूर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मानूर, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने बात की कि स्किन फंगस पे आज हमने बात करनी है, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन स्किन फंगस होती क्या है और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं? अच्छा, इस तरह से मुनीबा कि सबसे पहले तो हम रीज़न देखेंगे फंगल इन्फेक्शन के लिए होते क्यों है, ठीक है? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है इस वक्त फंगल इन्फेक्शंस। क्यों? डायबिटीज़ कॉमन है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, ड्यू टू डायबिटीज़, ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसेंट जिस तरह से कीमोथेरेपी, और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रिपीटेटिव जो पैंट होती है टाइट हो गई, बच्चों के डाइपर हो गए, लेडीज़ जो है वो अंडरगारमेंट बहुत ज़्यादा जिसमें स्वेटिंग होती है, स्वेट प्रूफ टाइप चीज़ें पहनते हैं, जिम का एक्सेसिव यूज़ मूनसून के अंदर, उसके रैशेस अपीयर हो जाना, ये सब बहुत बड़ी रीज़न है फंगल इन्फेक्शन की। इस वजह से आप एक तो अपने इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखते रहें। अच्छा। विटामिन सी, वो कैक 1000 की जो टिपिकल गोली आ रही है वो लेते रहें। साथ में आप अपनी सर्बेक्सी लें, फॉलिक एसिड लें। आपको उस तरह से फंगल इन्फेक्शन कभी अकर ही नहीं होगा अगर आपकी मदफाती कुव्वत अच्छी है। ठीक क्यों? है। क्योंकि कोई फंगस कोई एलियनेटिंग चीज़ नहीं है, इट्स नॉट एलियनेटेड फॉर द बॉडी। आपकी बॉडी पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फंजाई या माइकोसिस अवेलेबल होता है। जब आपके जिस्म की कुव्वत इतनी गिर जाती है कि वो फंगस स्किन के बैरियर को क्रॉस कर जाए तो वो आप पे हावी आ जाती है। जो स्किन रिलेटेड फंगस है ना, टिपिकली डर्मेटोफाइट्स होते हैं जो, वो डायरेक्ट लिंक होते हैं मदफाती कुव्वत से। उसके अलावा स्किन बैरियर जब ख़राब हो जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आप खारिश कर लेते हैं, स्किन पे कट लग जाते हैं, कोई भी इस तरह का इशू आ जाता है, ओल्ड एज हो जाती है, तो फिर डर्मेटोफाइट आप पे हमला कर देते हैं। अब फंगल इन्फेक्शन वैसे सर्टनली फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं दे आर सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस और डीप। मतलब सुपरफिशियल वो जो स्किन पे है, सबक्यूटेनियस जो नीचे आपके मसल्स पे या वेसल्स पे, और फिर जो डीप है वो मतलब आपके ऑर्गेनिकली सारा इन्वॉल्व कर जाते हैं। लंग्स की फंगस होती है, मुंह के अंदर की फंगस होती है, जी मल्टीपल एरिया की फंगस होती है। अगर हम स्किन के ऊपर फंगस की बात करते हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेड। ठीक है, टीनिया कैपिटस। टीनिया हो सकता है आपको, सबरियोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन मैनिफेस्ट होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डेंड्रफ होती है, वो चाहे गर्मियों और वो चाहे सर्दियों, तो वो भी एक फंगस के टाइप है, फंगल इन्फेक्शन है। उसके लिए कीटोकोनाजोल का शैम्पू यूज करना होता है, एंटी फंगली। ठीक है, चाहे वो सबरियोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से है, चाहे वो सोराइसिस की वजह से, अगर साथ में टीनिया इन्वॉल्व हो गया है, फंगल इन्फेक्शन है, तो आप एंटी फंगल यूज़ करेंगे। फिर हम आते हैं बाकी बॉडी के ऊपर, तो आपको कहीं भी रिंग वर्म हो सकता है, बड़ी आम जुबान में कहते हैं। ग्रोइन इच हो सकती है आपके, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके इर्द गिर्द। आपके पाँव में हो सकता है जो टीनिया पीडिस होता है, रिंग वर्म, बड़े अंगूठे के साथ जो अक्सर लोगों का अंगूठा साथ गल जाता है वो। फिर उसके बाद नाखून, ऑन्कोमाइकोसिस, नाखूनों पे आएंगे। नाखूनों का ऑन्कोमाइकोसिस है, उसके लिए बहुत लोग डरते हैं नाखून नहीं निकलवाना, जबकि आपको निकलवाना पड़ेगा अगर आपकी नेल बेड इन्फेक्ट हो गई है। ठीक है, जो आप अक्सर लोगों के देखते हैं नाखून ब्राउन हो गए हैं, वाइट, अजीब से ऑफ वाइट क्रैकिंग आ गई है, दैट इज बेसिकली ऑन्कोमाइकोसिस। ठीक है, यू नीड टू गेट रिमूव्ड द नेल एंड नेल बेड को साफ करवाएं। अब तो लेजर्स भी आ गए हैं, कुछ सर्टन PDL वगैरह जो कि फंगस को किस तरह मतलब स्किन रिस्टोर कर देते हैं, आपकी आपका नेल रिस्टोर कर देते हैं। मगर आई थिंक सो दैट यू शुड गेट योर नेल रिमूव्ड। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि फंगल इन्फेक्शन आपके नाखूनों में भी हो सकती है, इवन दो कि जो आप रिंग वर्म्स का भी बोल रही हैं वो आपके पैरों में हो सकती है, इसकी भी वजह इम्यूनिटी की डिफिशिएंसी है या लो इम्यूनिटी ही है या कुछ और भी हो सकता है? नेल्स की तो 90% कॉज डायबिटीज़ है, आपकी एक्सेसिव स्मोकिंग है, आपका हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू टीनिया पेडिस, पाँव का, आप जो शू पहन रहे हो उसमें आप स्वेट बहुत कर रहे हैं। आप अपने पाँव को ड्राई नहीं कर रहे। आपने किसी का शू जिसको टीनिया था वो पहन लिया। अच्छा,
राइट ये 2 सबसे कॉमन रीज़न होती हैं। रिंग वर्म या डर्मेटोफाइट जो होते हैं, डर्मेटोमाइकोसिस मतलब जो स्किन की फंगस होती है, वो कंटैक्टेबल होती है अगर आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए उससे। एक से दूसरे में भी लग सकती है। एक से दूसरे में। तो इस तरह से अब हम अगर सर से ही इलाज की बात करना शुरू करें तो फ्रॉम हेड टू टो फंगल इन्फेक्शन अगर आपके बालों को भी इन्वॉल्व करे, छाती पे हो जाता है, कहीं सर पे हो जाता है मर्द हजरात के, तो आप कीटोकोनाजोल का शैम्पू यूज़ करें। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है डैंड्रफ हो रहा है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है ना, तो आप कीटोकोनाजोल का शैम्पू, कोनाज नाम से आता है। अक्सर लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो कि सुपर स्टोर या हाइपर मार्ट से मिलते हैं वहाँ से लेते हैं, वो नहीं आपने लेने, आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है, आपने कीटोकोनाजोल बेस्ड सल्फेट फ्री शैम्पूज लेने हैं, राइट? आपने वो यूज करने हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया का, जो हमारे ओवर द काउंटर मिलता है, शैम्पूज मिल रहे होते हैं, वो स्कैम है। अच्छा, वो नहीं यूज करना चाहिए। खत्म हो सकती है डैंड्रफ, जबकि डैंड्रफ का क्योर ही डायरेक्ट आपकी मेडिकेशन के साथ है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा है, अगर डैंड्रफ आपको ज़्यादा है तो तब भी वो आपका फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए सिर्फ आपने मेडिकेटेड जो है ना वो शैम्पू यूज़ करना है। ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 3 दफ़ा कीटोकोनाजोल यूज़ करें। अच्छा, अपनी विटामिन डी का एक टेस्ट कराएं अपना, उसके मुताबिक अपने फिजिशियन से अपना विटामिन डी का चार्ट बनवाएं, कंज्यूम करें। मार्केट में मल्टीपल वेरिएंट मौजूद है, राइट? उसके साथ कैल्शियम लें, साथ अपना फॉलिक एसिड मेंटेन करें। ठीक है, आपके बालों का फंगल ड्यू टू एनी कॉज बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका आ जाएगा स्किन का इन्फेक्शन। अब नेल के लिए तो आपको ओरल प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ती है, ओरल एंटी फंगल, ठीक है? और ये जो हकीमी नुस्खा है, मेरे जो मरीज़ देख रहे होंगे बड़े हंसेंगे, डॉक्टर साहबा यहाँ पे भी यही ज़ुबान इस्तेमाल करिए, हकीमी नुस्खा है 14 दिन एंटी फंगल लेना, 21 दिन लेना नहीं। फॉर नेल्स यू नीड टू टेक 9 months ऑफ एंटी फंगल। 9 months? यस। अच्छा, बिकॉज फंगल स्पोर जब रह गया वो इन्फेक्टेड है, अपेरेंटली यू आर फाइन, बट वो वापस आ सकता है, आ जाता है, नॉट ओनली आ सकता है। आप नेल रिमूव कराएंगे, आप 9 महीने अपनी ओरल मेडिकेशन लेंगे, टबीनाफीन। और ये क्या एक से दूसरे नेल में भी और सारे नेल्स में भी हो सकता है? बिल्कुल। अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे पास एक पेशेंट आया यूके से, ही गॉट एक दिन में 5 नेल रिमूव, अगले दिन 5 नेल रिमूव। उनको ऑन्कोमाइकोसिस था, वो मेडिकेशन नहीं ले रहे थे और यूके से आए थे। उसके बाद वहाँ वाइट स्पिरिट मिलती है, वो कहीं पेंटिंग वगैरह का काम कर रहे थे, उनके नाखून बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए थे। लोग कहते हैं नाखून जो है जब तक ट्रॉमेटाइज नहीं ना हो जाता, मतलब नाखून टूट नहीं जाता, लग के नहीं कहीं उखड़ नहीं जाता, तब तक वो नया नहीं आता। लोग ये सोचते हैं नया नाखून आएगा पुराना खराब निकल जाएगा, वो तो कोई साइंस नहीं है। आपके सारे जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ जुड़ा हुआ है नाखून, वो किस तरह से बाहर पॉप आउट हो सकता है। जब तक उसको रिमूव नहीं कराएंगे तब तक नया नाखून नहीं आएगा। नो 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 नो, अगर आ भी जाए नीचे बड़ा छोटा सा नेल, तो इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो, इट्स ओनली गोइंग टू कॉज यू पेन। ओके, राइट। फिर इनग्रोन टोनेल होते हैं, नेचुरली कुछ लोगों की शेप होती है, वो ट्रॉमा देते रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया स्किन बैरियर जब खराब होता है, ट्रॉमा देते रहते हैं, फंगल स्पोर क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? अब अक्सर लोगों को देखेंगे जो हॉस्पिटलाइज होके बहुत आते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन हमेशा ज़रूरी नहीं लाल बड़ा सारा रैश या क्रैक हुए हुए नेल्स हों। फंगल इन्फेक्शन कभी कभी क्या हो सकता है, दाढ़ी के पास छोटे छोटे दाने, अच्छा, राइट, भी फंगल चेस्ट तक जा रहे हो इतने इतने, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्चुअली डर्मेटोफाइट, दे आर नॉट एक्नी। अच्छा, right? हमें लगता है वो एक्नी है, यहाँ पे क्लोज कोमिडोन्स हो गए हैं आजकल, ये बड़ा बहुत सुनने को मिल रहा है। There are sometimes क्लोज कोमिडोन तो आपके ब्लैक हेड्स है ना, ब्लैक हेड नहीं, सफ़ेद छोटे छोटे आपको दाने की फॉर्म नजर आएगी, आम जुबान में कहा जाए तो वो कभी कभी फंगल हो सकता है। यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, फंगल काले निशान, अक्सर आप लोग देखेंगे कि पाँव के ऊपर एक काला सा पैच बन गया है, टांगों के ऊपर काला सा पैच ऊपर की तरफ जा रहा है, या नुक्तों नुक्तों में जा रहा है, बाजुओं के ऊपर है, वो एक्चुअली फंगल है। आप उस पर क्लोमिट्राजोल या मतलब कि अपने टर्बीनाफिन, इट्रोकोनाजोल ये सॉल्ट्स लगाएं, आपका वो खुद ही खत्म हो जाएगा। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं जी पिगमेंटेशन है पाँव पे, जबकि वो पिगमेंटेशन नहीं होती, वो फंगल होता है, राइट, बिकॉज वो क्लोज जूता पहन रहे होते हैं, उनका फंगल इन्फेक्ट नहीं हुआ होता।
तो इट्स जस्ट अ ब्लैक रैश। अगर आपको ब्लैक रैश भी अपीयर हो रहा है तो वो भी फंगस है। लाल रैश है बड़ा सारा, वो भी फंगस है। समटाइम्स फंगस के ऊपर अंडर आर्म्स के अंदर गर्मियों में ज़्यादातर जो ख़वातीन कपड़ा थिक यूज़ करती हैं, ठीक है, उनको अंडर आर्म्स के अंदर बड़ा कॉमनली टीनिया हो जाता है। टीनिया के ऊपर जब खारिश करती हैं बैक्टीरियल हो जाता है, तो इसीलिए खुद टोटके नहीं करने, या कम अज़ कम मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे नहीं दवाई लेनी, आपने डॉक्टर पे जाके दवाई लेनी है। अक्सर लोगों को जो है वो एक स्टेरॉयडल क्रीम फेस के लिए, बॉडी के लिए वो होती है आपकी बेटनोवेट ट्यूब, वो हर चीज़ का हल लोग समझ रहे हैं। और एक बात मैं आपको आज बता दूं, बेटनोवेट अगर आप अपने फंगल इन्फेक्शन पे लगाएंगे वो डबल बढ़ जाएगा। आप अक्सर अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में सुनते होंगे कि फेयरनेस क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं, दानों के लिए भी, एक्ने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो स्किन बैरियर ब्रीच करती है ना, इस वजह से, राइट। अब क्या होता है कि आपने भी सुना होगा, हम मेडिकल स्टोर पे गए, हमने ट्यूब ली, एवं खारिश ज़्यादा हो गई। अच्छा, ठीक है, उसकी क्या वजह है? वो फंगल था, आपने स्टेरॉइड लगा लिया। अब जब एक चीज़ आ गई आपकी मदाफाती कुव्वत के कम होने की वजह से हो रही है, आप और स्टेरॉइड लगाएंगे। स्टेरॉइड का काम है मदाफाती कुव्वत कम करना, दैट इज यूज्ड फॉर एक्जिमेटस रिएक्शंस या स्किन का डर्मेटाइटिस, ठीक है, उसके ऊपर आप यूज करेंगे तो वो आपका काम ही खराब करेगी। तो अक्सर लोग जाके हाइड्रोकोर्टिसोन रैशेस के लिए होती है, फंगल के लिए नहीं होती। अच्छा। मेडिकल स्टोर पे जाके कहते हैं मेरा रैश हो गया है, तो वो हाइड्रोकोर्टिसोन लेके लगा लेते हैं और उनका इन्फेक्शन डबल हो जाता है, फिर वो डॉक्टर पे जाते हैं। इसलिए पहले ही आप डॉक्टर पे चले जाएं। अगर आपका ये दोनों डिफरेंस है, अगर रैशेस हुए तो वो अलग है और फंगस अलग है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब बहुत सी ख़वातीन ये भी देख रही होंगी, चले हाथों पैरों का तो बता दिए, फेस को भी बता दें कि उसका हमने क्या करना है, क्या नहीं लगाना और क्या लगाना है, लास्ट मिनट में है, तो उसके लिए कोई टोटका बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जो क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ख़वातीन को? क्लेंजिंग करनी चाहिए, जो आपका सारा एक्सेसिव ऑयल है वो उतर जाएगा। डबल क्लेंज मेथड का पता है आपको? जी, डबल क्लेंजिंग करें, ठीक है, और उससे ये मिथ है कि एक्नी प्रमोट हो जाएगी। जो नीचे ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, क्रीम बेस्ड, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब उसे फ्रीली यूज करें, फर्स्ट विद द मिसलर वाटर एंड देन विद द क्लेंजिंग बाम एंड यू विल बी फाइन। आपका सारा जो डेड लेयर है, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जो आपका ऑयल है, वो सब रिमूव हो जाएगा एंड योर स्किन इज गोइंग टू बी रिफ्रेश्ड। ठीक है, मतलब डबल क्लेंजिंग आप करें, उससे डबल क्लेंजिंग करें और मॉइस्चराइज करें। और रेटिनॉल को लेके लोग बहुत obsessed थे। I think so now it's a time for niacinamide. अच्छा, niacinamide is good, it brightens your skin, acne भी प्रमोट नहीं करता, एक्टिवेटिंग टाइम ज़रा जल्दी है। ठीक है, तो आप ये अपनी डेली रूटीन में जो है ना यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी बेहतर होगी। और काफ़ी चीज़ों के हवाले से हमने आज बात कर ली है, आपको ट्रीटमेंट्स भी बता दिए। डॉक्टर महानूर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर महानूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए महंगाई के हवाले से, तो इदारा शुमारियात की सालाना रिपोर्ट में काफ़ी मुस्बत और हौसला अफजा बातें देखने को मिली हैं। और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि महंगाई की जो शरह है वो गुज़श्ता साल की शरह 27% की निस्बत इस साल 9.6% हो गई है। और इसी रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ये दावा कर दिया है कि बस अब महंगाई के अशारिये चूँकि सिंगल डिजिट पर आ गए हैं, तो यानी महंगाई में भी कमी हुई है और अब आम आदमी भी खुशहाली की जानिब गामज़न है। तो सब अच्छा ही अच्छा होगा या मज़ीद अच्छे की उम्मीद रखी जाए। खैर, ये तो हुकूमत की बातें हैं जो कभी नहीं कहेगी कि गरीब की बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। मुल्क में गुज़श्ता 6 साल में गैस की कीमतों में 300% इजाफा हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले में अब भी गिरावट का शिकार है। बिजली के बिल आप देख लें कि गुज़श्ता चंद महीनों में इस कदर थे कि गरीब ने अपना घर का सामान बेच कर बिल अदा किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 11 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई कम हुई है या ज़्यादा, रिपोर्ट्स की बजाय इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं
कि जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं घर की, तो आपके बिल पर उसका कितना मुस्बत असर पड़ा है, कितने पैसे बचते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है और साथ ही साथ के कुछ ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात, उनके टैक्स कलेक्शन के मुतालिक भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमने नईम मीर साहब को दावत दी है स्टूडियोज़ में, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड ट्रेजर हैं, और उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मेरा ज़रा ओहदे की तस्वीर फरमा लीजिए। जी जी, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, चीफ कोऑर्डिनेटर है ताजर दोस्त स्कीम का FDR में। तो पहले तो ये मैं इसकी तस्वीर फरमा दूँ जी, हुक्म आपका। और उसके ऊपर बाकी फिर आपको कांग्रेचुलेशन भी कि इतना बड़ा ओहदा भी आपको मिला है जी। जी बस जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी अभी तो इसको अदा करने की कोशिश हो रही है। तो नईम साहब क्या कहेंगे, ये जो ख़ास तौर पर इदारा शुमारियात की जो सालाना रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया तो जा रहा है कि पिछले साल के निस्बत इस साल जो है वो महंगाई की शरह कम हुई है और सिंगल डिजिट पे आ गई है, जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत एक खुशाइन बात भी की है कि अब जो लोग हैं वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने की तरफ गामज़न है। लेकिन अगर एक आम आदमी से बात की जाए तो वो अभी भी नाखुश है, वो अभी भी महंगाई के कह लें कि चक्की में पिसता जा रहा है। तो इसको किस तरह आप बताएंगे? देखिए बात यह है कि महंगाई को मापने के हमारे पास दो ज़रिए होते हैं। एक तो वो जिसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और एक होते हैं जो माइक्रो लेवल पे जो इंडिकेटर्स होते हैं। और अमूमन हमारी जो तवज्जो होती है या हम जिससे मुतासरा होते हैं वो जो हैं वो माइक्रो लेवल की ही चीज़ें होती हैं। देखें, जिस मुल्क के अंदर जो है वो अगर महंगाई में कमी लानी है तो सबसे पहले आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अपने ठीक करने पड़ेंगे जी। अगर आपका मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा और उस मुआशी इस्तेहकाम के बगैर आप मईशत को चला रहे हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और अवाम उन्नास तक जो है वो महंगाई ही पहुँचती है और कुछ नहीं पहुँच पाती। देखें, अब इशू ये था सबसे पहला इस गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मनी मार्केट को कंट्रोल करना था कि डॉलर को जो है वो नकेल डाली जाए। आपने देखा कि अब डॉलर में इस्तेहकाम है, डॉलर का जो उतार चढ़ाव था वो अब ख़त्म हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो कीमतों का तयन है, हमारी अशिया की कीमतों का तयन है, उसका डॉलर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। क्योंकि एक तो हम जो है वो बरामदात करने वाला मुल्क नहीं है बल्कि दरामदात करने वाला मुल्क है। और जब जो चीज़ें हम दरामद करेंगे अगर डॉलर जो है वो बेकाबू हो जाएगा तो वो कीमतों में इस्तेहकाम नहीं रहेगा। फिर आप पेट्रोल जो है वो ख़ुद पैदा नहीं करते, आप बाहर से पेट्रोल मंगवाते हैं। अगर आपका डॉलर जो है वो बेकाबू हो जाएगा तो आपके पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें बहुत इजाफा हो जाएगा और जो रिलीफ पेट्रोल की कीमतों में भी दिया जा रहा है या कम किया जा रहा है वो उसका भी फ़ायदा आपको ना हो सकेगा। फिर इसी तरह आप ये देखें कि इसी पेट्रोल से और इसी तेल से, पेट्रोल नहीं कहना चाहिए बल्कि तेल कहना चाहिए, तेल से बिजली पैदा होती है। हम वो बिजली जब पैदा करेंगे तो वो भी महंगी हो जाएगी और महंगी से महंगी तर होती जाएगी। खैर बिजली के तो और भी इश्यूज हैं, चोरी भी है, मिसमैनेजमेंट भी है वगैरह वगैरह। अब इशू ये है कि अब इन जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उनको ठीक करने के लिए कोशिश की गई तो पहला काम था कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं जो कि डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग में जो है वो उनको ब्लैक मार्केटिंग करती थी उनको रोक दिया गया। डॉलर में इस्तेहकाम आया, पहला काम बहुत बेहतर हो गया। फिर हमने देखना है कि हमारा तजारती खसारा कहाँ पे खड़ा है। देखिए हम कितने डॉलर बाहर भेजते हैं यानी दरामदात करते हैं और कितने डॉलर जो हैं वो हम वापस लेते हैं। अब ये जो हमारा पिछले साल का जो हमारे पास अदाद शुमार आए हैं उसमें हमारा तिजारती खसारे में 12% जो है वो बेहतरी आई है। यानी हमने कम डॉलर जो हैं वो बाहर भेजे हैं और ज़्यादा डॉलर्स हमने जो हैं वो वापस लाए हैं। मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। इस वक्त देखें ये मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं कि हमने पिछले माली साल में जो एक्सपोर्ट्स किए हैं वो 30.65 बिलियन डॉलर्स की हैं और जब इंपोर्ट्स की हैं वो हमारी हैं 54.73 बिलियन डॉलर्स की। अब ये तकरीबन कोई इसमें हमें जो इजाफा नज़र आया हमारी एक्सपोर्ट्स में वो 10.5% और कमी जो नज़र आई है इंपोर्ट्स में वो 0.8%। अब इससे जो तजारती खसारा है वो उसमें जो है वो 12% की बेहतरी आई। अब ये भी एक पॉजिटिव साइन है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव हुआ हमारे लिए। अब आगे आ जाएं आप कि जब इन्फ्लेशन नीचे आई, जब अशिया की कीमतें कम हुई तो शरह सूद में कमी आई। आपने देखा कि गुज़िश्ता
3 से 6 माह में शरह सूद बतदरीज कम हो रहा है। अब इस शरह सूद के कम होने से जो है इससे भी कारोबार जो है वो और बेहतर होगा, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारे मैन्युफैक्चरर्स की, हमारे बिजनेस कम्युनिटी की, वो कम होगी। तो उसके असरात भी जो हैं वो अशिया की कीमतों में कमी की सूरत में आप तक पहुंचेंगे। तो ये तो मैंने आपके सामने खींची मैक्रो लेवल की पिक्चर, क्योंकि इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी था, और इस्तेहकाम को लाने के लिए इक़दामात चाहिए थे, बड़े गैर मकबूल इक़दामात, और वो गैर मकबूल इक़दामात जो हैं वो किए गए ताकि मैक्रो लेवल पर जो है वो मईशत में इस्तेहकाम आए। बावजूद इसके कि सियासत की कुर्बानी दी गई, बावजूद इसके कि अपनी मकबूलियत की कुर्बानी दी गई मौजूदा हुकूमत की तरफ से, सब कुछ कुर्बान कर दिया गया रियासत पर, ताकि रियासत को एक इस्तेहकाम दिया जाए। अब अगला मरहला ये है कि अब हमने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लानी है, बिकॉज ये एक आम आदमी जिससे इफेक्ट होता है। नहीं, और लानी है जी, क्यों नहीं लानी? अभी जो आई है इससे ज्यादा लानी है। नहीं लानी है, बिल्कुल लानी है। ये जो 2 वक्त की रोटी थी एक आम शख्स के लिए, वो भी बड़ी महंगी हो गई है। देखिए, ये बड़ी आमियाना सी बातें हैं, 2 वक्त की रोटी मर गया, गरीब लुट गया। देखिए मेरी बात सुने, लेकिन आपको 14 रुपए, गरीब मरा नहीं है, गरीब हर दौर में मरा है, ठीक है। क्या मतलब आगे भी गरीब को मारना ही है? गरीब जो है ना, देखिए गरीब की गुर्बत ऐसे दूर नहीं होनी। मैं बताता हूँ। देखें, बिजली की कीमत बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत में पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, जो कि अप टू 30% बिजली के बिल में कमी आई है 2 महीने के लिए। बेशक 2 महीने के लिए दिया, 2 महीने के लिए, बेशक अगले महीने में आपकी बिजली जो है 2 महीने बाद ना आपकी बिजली वैसे ही आप कम कंज्यूम करेंगे, सर्दियां आ जाएंगी तो बिजली का बिल कम हो जाएगा। महीने थे वो तो गुजर गए थे। देखे, अब दिया ना रिलीफ, बावजूद इसके कि हुकूमत के पास ऑप्शंस नहीं है, यू नो वेरी वेल, आप जानती भी हैं, अंदर से आपको पता है सारी बात का, ऊपर से बातें कर रही हैं, ऑप्शंस नहीं है, पता है आपको, ठीक है ना। मुझे नहीं अब देखें मैं बताता हूँ इस दौरान क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। अपना आटे की कीमत कम हुई जी, आटे के साथ नहीं, वो तो आटे की कीमत इसलिए कम हुई कि हमने इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर ली हुई थी और वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी। हमने किसानों की तो खरीदी नहीं, गंदुम तो उनसे खरीदी नहीं, और फिर वही जो पड़ी हुई थी उसी को हमने कम कर दिया। मैं एक नेट, ये तो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अब अच्छा जी, कोई इक़दामात हुकूमत कर ले अच्छे, तो वो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अगर कोई काम खराब हो जाए तो हुकूमत नालायक, ऐसे ना करें आप। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमत नालायक है, मैं कह रही हूँ कि जो गंदम के साथ हुआ है, जो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी मैं कह रही हूँ, वो भी लोगों को पता चले ना कि इस वजह से रोटी 14 रुपए की हमें मिल रही है। जिस वजह से भी हुआ, कतई नजर इस बहस में जाए बगैर, जी जी, आटे से मुंसलिक चीजें जितनी भी हैं, सूजी, मैदा और दीगर चीजें, वो सारी सस्ती हुई, ठीक है जी। चने की दाल का जो चने की दाल या इस ब्रैकेट में जो अशिया आती हैं वो महंगी हो गई हमारी, ठीक है। इसके अलावा एक और काम भी हुआ, देखें हमारे जो एग्जम्पशंस थे टैक्सेस के, वो हमारे ख़त्म हुए इस बजट के अंदर। अच्छा। जब वो टैक्सेस के एग्जम्पशंस ख़त्म हुए तो 18% सेल्स टैक्स लग गया उन आइटम्स पर जो जीरो रेटेड थी, और उनमें ये दालें वालें और चीज़ें भी शामिल थी। उसका भी इम्पैक्ट आया, और उसका भी इम्पैक्ट, अगर आप उस इम्पैक्ट को लें और आप कीमतों में इजाफे के इम्पैक्ट को लें, तो जब दोनों को आप मिलाएंगे आपस में, तो आपको मालूम होगा कि जितने टैक्सेस लगे उतनी कीमतें नहीं बढ़ी, तो कीमतों में फिर भी एक कमी का रुझान रहा। आपका जो चिकन है, जो सबसे ज़्यादा आपका खाया जाने वाला फूड है इस वक्त, वो तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त 589 या 6 इतने का 600 650 का साफी मिल रही है, 700 का 600 रुपए किलो में वो जो है ना वो आपको मिलता है। ये भी इसमें इस्तेहकाम आया हुआ है कीमतों के अंदर। तो बात ये कि देखें, जो लोग थे नाजायज मुनाफाखोर, जो लोग थे ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, या जो लोग थे उनको पकड़ा गया है, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। देखें, गवर्नमेंट जो है वो बड़ी प्रोएक्टिव है, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। तो बात यह है कि कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं कि किसी तरह एक आम आदमी को, जो कि महंगाई ज़्यादा है, इसमें कोई शक भी नहीं है, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा, उसको रिलीफ दिया जाए। बट ये देख लें कि हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त। हमारी जो पहली तरजीह थी हमारी हुकूमत की, वो ये थी कि हमने इस रियासत को बचाना है, क्योंकि रियासत रहेगी तो सब कुछ रहेगा। तो रियासत को बचाने के हवाले से जो इक़दामात किए गए, उससे मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी हुई, लोगों को अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना पड़ी। देखें, मसला ये है, एक बात और भी आप अंडरस्टैंड करें, हम ना बड़े लापरवाह भी हो गए हुए थे। अब हमारी लाइफ डिसिप्लिन में आ रही है। अच्छा। पानी आने का वक्त है,
अब नाश्ता टाइम पे करना पड़ेगा। बिजली बहुत महंगी है, जो 3 एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते थे अब 1 करेंगे, जो 1 नहीं करता था वो अब बाहर पंखा लगा के अपना बरामदे में सोएगा। तो जिंदगी बदल रही है ना, जिंदगी अपनी असल पे आ रही है। मतलब कि हमने आगे को नहीं जाना, मतलब हमने आगे को नहीं जाना, हमने पीछे को जाना। आगे पीछे का नहीं मसला, ना ना ना, आप मेरी बात को मिस इंटरप्रेट कर रही है। ना 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 ना, वो पंखे में सोए जाके, ना ना ना, आप मिस इंटरप्रेट कर रही है, मिस इंटरप्रेट। देखें, एक वो जिंदगी है जो आपकी अपनी कमाई की जिंदगी है, आपने कमाया नहीं है, आपने उम्र भर जो है वो कर्ज की मैं पी है। हाँ, आपने लोगों का माल खाया है। तो आगे भी रियासत ने नहीं, रियासत ने खाया। हो मेरी बात सुन लेना, हम इसलिए डिसिप्लिन में नहीं आना चाह रहे बिकॉज हम तो लापरवाह हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। देखें, महंगाई क्यों होती है? महंगाई जब आप टैक्स चोरी करते हैं, जब आप टैक्सेस नहीं देते अपने हिस्से के, और जब आप टैक्सेस दें तो हुकूमत के पास स्पेस होती है, हुकूमत जो है वो अपने अंडर प्रिविलेज क्लास को जो है वो फैसिलिटेट भी कर सकती है अगर हुकूमत के पास एम्पल फंड्स हो ना, पैसा हो हुकूमत के पास। अब हुकूमत के पास पैसा तो होता नहीं है, और ये जो अयाशियाँ थी हमारी 76-77 साल की, जिसका मैंने पहले तज़किरा किया अवाम के लिए, तो ये एक ताजरों को भी जनरल एमनेस्टी थी। अच्छा, टैक्स दो ना दो, कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब ताजरों को कहा जा रहा है कि भाई आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं और आपको टैक्स नेट में आना है, और जब हम बैरूनी दुनिया से पैसा मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपका मुल्क है, आपने चलाना है, अपने लोगों से आप टैक्स नहीं लेते और हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा आप हमसे उधार मांगते हैं। तो एक तो शर्मिंदगी भी बहुत होती है, और दूसरा वैसे भी ये गैरत और हमीयत का तकाजा है कि मेरा घर है तो मैंने चलाना है इसको, आपने नहीं चलाना, मेरा मुल्क है, हमने चलाना है मिलके। तो ये एक इज्तमाई जिम्मेदारी है जो हर ताजर को अब लेना पड़ेगी। तो अब टैक्स नेट में और उसको टैक्स नेट में आना होगा और अपने हिस्से का टैक्सेस के अंदर ड्यू शेयर देना होगा। बिकॉज देखिए, अपने हिस्से की क्षमा जलानी होगी। देखिए बिल्कुल, अब तनख्वाहदार तबका है वो बेचारा दे रहा है, वो तो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है मेरे ख्याल से। मैंने आपकी बात की ना, दिल की, आप कितना खुश हुई है मेरी बात सुन के। देखें आपके चेहरे पर खिलखिलाहट आ गई, क्योंकि हम वाकई मैंने आपकी बात की ना। देखें, तो बात यह है कि देखें कि ये टैक्सेस जो हैं ये अदा सोसाइटी और सोसाइटी के अंदर या इस मुल्क के अंदर हर उस तबके ने करने हैं जो आमदन कमा रहा है। और ये एक एहसास हमने बेदार करना है ताजरों के अंदर कि भाई देखो, जो हो गया चलो हो गया, अब ये ऐसा नहीं होगा, अब ये चल नहीं सकता निज़ाम ऐसे। अब आप टैक्सेस में टैक्स नेट में आएँ, टैक्सेस अदा करें, और अगर आप ये टैक्सेस अदा नहीं करेंगे और इस इज्तिमाई जिम्मेदारी को अपने कांधों पर नहीं उठाएंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। ये जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। किया जा रहा है उसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए अभी तो हम ताजरों को कायल और मायल कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। एक हमने टैक्स का निज़ाम दे दिया ताजर दो स्कीम के तहत, लेकिन उसको अभी काबिल कबूल बनाया जा रहा है। बिकॉज अभी तक जहन कबूल नहीं कर रहे ना, एक माइंड सेट है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो गया ताजरों के अंदर। अब उस माइंड सेट से हमारी लड़ाई है, हम उस माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। और उसमें हमने भी अपनी सारी ताजरों की जो मकबूलियत थी या अपनी सारी ताजरों में जो हमारी मेहनत थी या जो ताजरों के अंदर हमारा नाम था, हमने भी रियासत पे कुर्बान किया है, हमने भी कुर्बानी दी है। बिकॉज ये मुश्किल काम है, आसान काम है। मैं भी आपके प्रोग्राम में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपना नोटिफिकेशन पकड़ूं और ऐसे फाड़ के कहूँ लो जी मैं नहीं मानता, ये 2 गालियां मैं FBR को निकालूं, 4 इल्ज़ाम मैं हुकूमत पे लगाऊं और कहूँ कि नहीं जी नहीं, टैक्स नहीं देना, अभी मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हर जगह मेरे खैर मकदमी बैनर भी लग जाएंगे और पोस्टें चल जाएंगी, वाह जी वाह, नहीं मीर तो शेर बब्बर है, नहीं मीर तो चीता है, नहीं मीर तो ये है। तो ये सारी तारीफ़ें जो हैं वो मुझे पता है कि ये कैसे होती हैं, लेकिन देखें अब बात मकबूलियत से आगे निकल गई। बात है एहसास ज़िम्मेदारी की, बात है रियासत को आगे चलाने की, रियासत को बचाने की। और अगर ये काम हम नहीं कर पाए तो फिर मेरे लिए, आपके लिए और हमारी नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली। तो इसलिए मिलकर काम करना जी, मिलकर काम, सबने मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करना है। हमारे साथ नईम मीर साहब मौजूद थे और हम ओवरऑल महंगाई के हवाले, टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरह टैक्स नेट में लेकर आना है, ख़ासतौर पर ताजर बरादरी को जिनके बारे में बहुत बात की जाती है कि वो टैक्स नहीं देते हैं। तो नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।